यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, इस यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है। जब से ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेकर आज तक यही होता आया है और आगे भी यही होता चला जा रहा है। एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आप देख रहे हैं मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 82 और आज इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी जिसे कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज के इस लेक्चर में इसी बात को प्रूव करने जा रहा हूं आपके सामने, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब तक के लेक्चर से ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एंट्रोपी होती क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या है। इन शॉर्ट ये बता के आगे बढ़ूं कि एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स कैसे भी अरेंज्ड हैं लेकिन उनमें रैंडमनेस कितनी है, वही चीज एंट्रोपी से पता चलती है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि गैसेस में, ध्यान से सुनो, गैसेस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा है, लिक्विड्स में उससे कम है और सॉलिड्स में सबसे कम है, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऑर्डरली पैक्ड होते हैं जबकि गैसेस में उनमें बहुत ज्यादा जिगजैग मूवमेंट्स होती हैं। तो मोर इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा कहा जाता है। तो यूनिवर्स की अगर बात करें तो यूनिवर्स की एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। समझाने के लिए आपको मैं एक सिस्टम ले लेता हूं थर्मोडायनामिक्स में। सपोज कुछ इस तरह से हमारे पास कोई भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। अब भली भांति परिचित होंगे कि सिस्टम क्या है, क्योंकि अब तो हम लेक्चर नंबर 82 पर पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर सारे उठाकर देख लेना, आप सीरीज में देखोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के नीचे आपको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और एंट्रोपी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अभी चल रहे हैं सीरीज में, उनके भी अलग अलग आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो देखो, मान लो ये हमारे पास एक थर्मोडायनामिक्स का कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है सपोज कैपिटल T, केल्विन स्केल के ऊपर T टेम्परेचर है। अब आपको पता है कि इसके बाहर जो कुछ भी है वो इस सिस्टम के लिए क्या बनता है, कम ऑन, वो सिस्टम के लिए क्या बन गया, सराउंडिंग। तो सब कुछ जो भी सिस्टम को छोड़ के बाहर की दुनिया है वो सब क्या बन गया, इस सिस्टम के लिए सराउंडिंग, इस सिस्टम की सराउंडिंग। तो जो बाहर की सराउंडिंग आपके सामने अब नजर आ रही है, लेट दिस सराउंडिंग बी एट सम टेम्परेचर T0। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, T0। अब T और T0 में कुछ टेम्परेचर्स का फर्क भी होगा, या तो ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा। तो यहां हम सपोज एक कंडीशन ले लेते हैं कि हमारा जो T0 है दैट इज मोर देन T, यानी एम्बिएंट का, सराउंडिंग का टेम्परेचर इस सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा है। तो उससे क्या होने वाला है, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है ये कम है तो हीट ट्रांसफर होगी, होगी कि नहीं होगी, हीट ट्रांसफर कुछ होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। लेट दैट हीट बी डेल क्यू। डेल क्यू हम लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफर जो यहां से हो रही है। ठीक है जी। अब मान लो जो हमारे पास सिस्टम है वो कुछ वर्क भी दिए चले जा रहा है। दिस इज द हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और सेम टाइम पे आपको कुछ वर्क भी मिल रहा है। मान लो सिस्टम से सराउंडिंग में सपोज कुछ वर्क जा रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में, तो डेल W क्या है, वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या है, वर्क ट्रांसफर क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए अब, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अब तक के क्लियर हैं। पिछले सभी लेक्चर्स आपने मेरे देखे हैं, नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा जी, अब ये हमने एक पर्टिकुलर केस लिया कि हमारे पास एक सिस्टम है, जनरल केस है, सिस्टम का टेम्परेचर T, बाहर का T0, T0 ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग से सिस्टम में, डेल Q, और एक वर्क भी हमें मिलता चला जा रहा है, वर्क ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में, डेल W। ऐसा हमने एक जनरल केस ले लिया। ओके, अब देखो, जब हीट ट्रांसफर हुई सराउंडिंग से सिस्टम में, तो ये एक प्रकार से थर्मोडायनामिक्स की एक प्रोसेस के तौर पे आप देख सकते हो। इस प्रोसेस में कितनी एंट्रोपी में चेंज आया, ds, एंट्रोपी होता है S, आपको पता है, तो ds क्या हुआ, एंट्रोपी चेंज, चेंज इन एंट्रोपी। अभी हम किसकी एंट्रोपी चेंज देख रहे हैं, सिस्टम की, SYS लिख रहा हूं सिस्टम के लिए। तो सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज आया जब ये कुछ प्रोसेस हुई।
अब ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी जो पिछले लेक्चर्स हमने रिसेंटली अपलोड किए हैं इसी चैनल के ऊपर, तो उसमें एंट्रोपी की डिस्कशन तो होती चली आई है, तो वहीं से रेफरेंस ले रहा हूं मैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, डेल क्यू बाय टी। ध्यान से देखिए, सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, ये जो हीट ट्रांसफर की एक प्रोसेस हुई, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आई या सिस्टम से सराउंडिंग में आई, जो भी है, इससे सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आ गया, पहले कितनी थी अब कितना हुआ, चेंज तो आया ना। वो चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन डेल क्यू बाय टी, दिस टर्म। डेल क्यू क्या है भाई, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, और बाय टी, टी क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर, क्योंकि सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं तो सिस्टम का वो कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये पहले अच्छे से आपको दिखा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। जरा जाइए, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कब कब होता है साइन, इक्वल टू होता है अगर प्रोसेस हो रिवर्सिबल, ओके, और ग्रेटर देन कब बनेगा, अगर प्रोसेस हो इरिवर्सिबल। तो ये सारे फंडामेंटल्स भी मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम में कितनी एंट्रोपी चेंज आई। ओके जी, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एंट्रोपी चेंज कितना हुआ, किसके लिए, सराउंडिंग्स के लिए। भाई सराउंडिंग में भी तो कुछ हुआ है ना, सराउंडिंग से हीट गई सिस्टम में, तो सराउंडिंग की हीट लॉस हुई है, तो उसकी वजह से एंट्रोपी में कोई चेंज आया होगा सराउंडिंग की, तो वो कितना होगा फिर। तो सराउंडिंग के लिए अगर आप एंट्रोपी चेंज देखना चाहते हो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सराउंडिंग के लिए कितना हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर तो डेल क्यू ही है सराउंडिंग के लिए, ठीक है ना, बट यहां पर साइन आ जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि हीट सराउंडिंग ने लूज करी है, हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग तो वो नेगेटिव होगा, हीट इज गेन्ड बाय द सिस्टम तो वो पॉजिटिव होगा, यहां प्लस साइन था। और बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का, टी नॉट, यहां पर था टी, यहां पर है टी नॉट, तो यहां आपके पास ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये प्रोसेस हुई है, कौन सी प्रोसेस, एक हीट ट्रांसफर की कुछ प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस में सिस्टम में कुछ एंट्रोपी चेंज आया जिसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, और सराउंडिंग में भी कुछ एंट्रोपी चेंज आया जिसको आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब यूनिवर्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब एक सिस्टम और उसी सिस्टम की जो सराउंडिंग बनती है, दोनों को अगर हम एक साथ देखें तो क्या बन गया, यूनिवर्स ही तो बना ना, और तो कुछ बचता ही नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसी प्रोसेस के लिए पूरी यूनिवर्स में कितना एंट्रोपी चेंज आया ये कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास बनता है ds, एंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स, इस प्रोसेस के लिए, सिर्फ एक प्रोसेस के लिए। सो दैट विल बी एंट्रोपी चेंज किसके लिए, सिस्टम के लिए, प्लस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग के लिए। तो दोनों में इंडिविजुअली जो सिस्टम और सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंजेस आए हैं उनको आप जरा ऐड कर लीजिए, तो वो पूरे यूनिवर्स के लिए कितना एंट्रोपी चेंज आ गया सिर्फ इस एक फिनोमिना की वजह से, जो आपके सामने मैंने दिखाया वो आपके सामने आ जाएगा। तो करते हैं कैलकुलेट, जरा इन्हीं दो वैल्यूज को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, ध्यान से देखो। अब ds यूनिवर्स के लिए आपने कैलकुलेट करना, दैट विल बी सिस्टम के लिए प्लस सराउंडिंग के लिए कितना कितना आया, उन दोनों का एडिशन। अब यहां पर सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, और सराउंडिंग के लिए कितना है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डेल क्यू बाय टी नॉट। तो जब यहां पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा ना, यहां पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इस इक्वल टू की जगह फिर क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, डेल क्यू बाय टी, डेल क्यू बाय टी, और फिर आ गया आपके पास ये प्लस साइन, और फिर क्या आया, ये सराउंडिंग वाला क्या है, माइनस डेल क्यू बाय टी नॉट, माइनस डेल क्यू बाय टी नॉट, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, और ये प्लस माइनस बन गया माइनस डेल क्यू बाय टी नॉट, ठीक है जी। और लेफ्ट में क्या है आपके पास, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स के लिए। सिर्फ एक प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाई है इसी की वजह से कितना एंट्रोपी चेंज आया यूनिवर्स में उसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसी लाखों प्रोसेसेस दुनिया में डेली हो रही हैं, चल रही हैं,
तो सिर्फ इस एक प्रोसेस से क्या कुछ निकल कर आने वाला है, वही सभी प्रोसेसेस में होने वाला है। तो देखो जरा एंट्रोपी चेंज कितना आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहां देखिए जरा ध्यान से, टी नोट ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब टी नोट टी से ज्यादा है। जब टी नोट टी से ज्यादा होगा, ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, ऊपर डेल क्यू दोनों तरफ डेल क्यू है, सेम वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर यहां का ज्यादा है, यहां का कम है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन गई, डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब है ये टर्म बन गई ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसका मतलब है ये टर्म बन गई कम। तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, जब भी ऐसा कुछ करोगे 5 माइनस 3, ज्यादा माइनस कम, तो क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसा हमने ये केस लिया है, इस केस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखो एंट्रोपी चेंज ds यूनिवर्स के लिए, नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन 0। बात समझ में आई, क्योंकि ये सारी टर्म पॉजिटिव ही होने वाली है, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 10। तो जब मान लो 2 से ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये टर्म कह सकते हैं हम 0 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपके पास निकलकर सामने आया। बस यही जो चीज है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी है। एंट्रोपी यूनिवर्स की लगातार बढ़ रही है, यहीं से पता लग रहा है। कैसे, ds है एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का, दैट इज या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। और ग्रेटर देन और इक्वल टू कब कब आए, मैंने शुरू में बताया, अगर तो रिवर्सिबल प्रोसेस हुई होगी ये वाली, तो वो होगा इक्वल टू साइन, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो होगा ग्रेटर देन साइन। अब आपको ये भी पता है रिवर्सिबल तो दुनिया में कुछ है नहीं, जब भी प्रोसेस हुई इरिवर्सिबल ही हुई है, इसका मतलब है ये ग्रेटर देन ही है प्रैक्टिकली। तो जब भी कोई प्रोसेस हुई, एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होने का मतलब है एंट्रोपी बढ़ी है। पहले यूनिवर्स की जितनी एंट्रोपी थी, प्रोसेस होने के बाद एंट्रोपी उससे बढ़ गई। बस यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बनता है। तो स्टूडेंट्स आ गया होगा आपको समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और अगले लेक्चर में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूं, देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।